सातों आईआईटी कंसोर्टियम को एक गंगा बेसिन मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए दे करके बैठी हुई है। वर्षों हो गए इस बात को, प्लान बन रहा है और उधर पिछले बजट में ही 2600 करोड़ रुपए और अब तो शायद 4000 करोड़ रुपए के करीब अवमुक्त कर दिया उन्होंने कि बनाइए। जब प्लान बन रहा है तो प्लान बनने के बाद जो बनाना हो बनाइए। प्लान बनने तक सारे कार्य सस्पेंड करने चाहिए और जो जरूरी काम हो वो ठीक है कि बहुत आवश्यक है, इसके बिना नहीं चल सकता, उतने कार्य केवल किए जा सकते हैं। ये सहज सामान्य व्यक्ति जानता है, लेकिन देश की सरकार और इतने विद्वान लोग इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं। एक तरफ प्लान बन रहा है और एक तरफ सारे काम हो रहे हैं और पैसे अवमुक्त किए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जहां तक बांधों का प्रश्न है, कम से कम बांध तो तब तक रोकना चाहिए। अगर इनके प्लान में ऐसा आता है कि बांध बने तो तब तक तो विचार करो, तब तक रुको, उसके बाद बना लो। लेकिन उसकी भी प्रतीक्षा नहीं की जा रही है और बांध पर बांध 70-71 बांध तो सीधे गंगा जी की मूल धाराओं पर प्रस्तावित कर दिया गया और जाने कितने पर काम चल रहा है। और बड़े बड़े बांध हैं और पर्यावरण मानकों की तो कोई मतलब बात ही नहीं है। वो तो केवल कागजों को शोभा देने के लिए वो मानक बनाए गए हैं। वहां पर जाकर के जितने वीडियो बनाना हो, जितने फोटो बनाना हो, कोई रोकेगा भी नहीं। कंपनी के आदमी भी आप वीडियो बना रहे हैं, कोई रोकता नहीं है, उनको पता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। तो जिस देश में इस तरह की व्यवस्था चल रही है, जहां इन सब बातों का कोई मूल्य नहीं है, केवल दिखावे के लिए हो रही हैं, वहां पर हम लोग क्या भरोसा करें। लेकिन ठीक है, जो वो एक नाटक कर रहे हैं दिखावे का, उसमें नहीं शामिल होना भी ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग शामिल होते हैं। शामिल होकर के अपनी बात कहते हैं कि चलो दर्ज रहे, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। गंगा, देखिए हमारे यहाँ ये नियम है, शास्त्रीय नियम है, परंपरा भी यही है कि जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसका नामकरण किया जाता है, और जिसका नामकरण कर दिया जाता है वो एक व्यक्ति हो जाता है। चाहे वो मनुष्य हो, प्राणी हो, और चाहे वो कल्पित व्यक्ति भी हैं। जैसे कंपनी एक्ट है, कंपनी में कंपनी व्यक्ति मानी जाती है और उसके खिलाफ केस चलता है। सरकार स्वयं एक कल्पित संस्था है, कल्पित व्यक्ति है। सरकार कहीं दिखती तो है नहीं, लेकिन उसको मान करके चलते हैं और उसमें लोग उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। तो वो कहा जाता है कि ये अमुक सरकार है, ये अमुक व्यक्ति है। नामकरण हो गया, और जब नामकरण हो गया तो वो व्यक्ति हो गया और व्यक्ति के अनुसार सारी व्यवस्था हो जाती है। गंगा एक नाम है, किसी ना किसी का तो है, जिसका वो नाम है वो एक व्यक्ति है। और जब वो एक व्यक्ति है तो फिर ये देखना होगा, आकलन करना होगा कि उस व्यक्ति के पास क्या है और क्या नहीं है, कितने की उसको जरूरत है। आज तक गंगा के संदर्भ में इस तरह से विचार नहीं हुआ। गंगा को एक व्यक्ति नहीं माना गया, चाहे वो गंगा एक्शन प्लान हो, चाहे वो गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी हो, चाहे जो हो। अभी तक इस तरह की बात नहीं आकर निकल करके आई है कि गंगा एक व्यक्ति है और उसको भी जीने का, रहने का अधिकार है। हमारे देश में एक मूर्ति कहीं पर स्थापित होती है, अयोध्या में रामलला की मूर्ति का फैसला आया हाई कोर्ट से, और वहां पर कहा कि नहीं, ये राम की जन्मभूमि है, और उसके नेक्स्ट फ्रेंड की ओर से वो दाखिल हुआ था। तो एक मूर्ति का भी नेक्स्ट फ्रेंड होता है, उसकी तरफ से मूर्ति को व्यक्ति मान करके उसके निभाव का खर्चा होता है, उसकी व्यवस्था होती है। और गंगा के बारे में कभी उनको व्यक्ति मानना ही नहीं जा रहा है। यहां तक कि जब गंगा के लिए कुछ काम करने की बात आई तो यह कहा गया कि हम विश्व बैंक से कर्जा लेंगे। ये कितनी शर्म की बात। हम अपनी मां के लिए, चलो मां छोड़ दो, देवी छोड़ दो, ब्रह्मद्रव छोड़ दो, तुम्हारी नदी, देश की नेशनल रिवर, राष्ट्र नदी के लिए तुम्हारे राष्ट्र में पैसा नहीं है, तुम विदेशी बैंक से कर्जा लेते हो। विश्व बैंक से कर्जा लिया जाता है कि हमको इंस्टॉलमेंट दीजिए, हम अपनी नेशनल रिवर को ठीक करना चाहते हैं। अरे कम से कम अपने मुकुट को, अपनी कलंगी को तो ठीक कर लो अपने हाथ से, बाकी जूता तो कोई पहना देगा तुमको। लेकिन उस इतनी भी शर्म हमारे देश के लोगों में, हमारे देश की सरकारों में नहीं है कि हम जिसको अपना प्रतीक समझते हैं, जिसको अपना सम्मान समझते हैं, उसके लिए अगर हमको कर्जा लेना है तो हम अपने लोगों का आह्वान करें। इतनी सोच नहीं है अर्थशास्त्रियों को। आप किसी ट्रेन में बैठ जाइए, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा के ऊपर से जब ट्रेन गुजरती है तो लोग अपने जेब से पैसा निकाल करके फेंकते हैं। ये हमारे देश की परंपरा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो गंगा यमुना के लिए देना चाहते हैं, लेकिन हमारे अर्थशास्त्रियों ने आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई
कि चलो गंगा के लिए देना है तो इस तरह से आप दे सकते हो। अगर बनाई होती तो शायद उनके कटोरे में पैसा आया होता, लेकिन क्यों? क्योंकि वो परंपरागत है। हमको परंपरागत चीजों का तिरस्कार करना है और एक पाश्चात्य व्यवस्था ला करके यहां स्थापित करनी है। इसलिए जो भी कुछ परंपरागत है उसको हम स्वीकार नहीं करें, भले हमारे लाभ का ही वो क्यों ना हो, उसके प्रति हमारे गर्व की भावना ही नहीं। ये चिंतन है हमारा। तो गंगा, हमने तो कहा था, कई बार कहा, आज भी कह रहे हैं कि गंगा स्वयं सक्षम है। गंगा के पास इतना पानी है, ऐसा पानी है जिसकी कोई कीमत नहीं है। पूरे विश्व के लोग एक बोतल पानी, एक छोटे से शीशी में पानी अगर गंगा का हो तो उसके लिए बड़े से बड़ा आदमी खड़ा होने को तैयार है, हाथ फैलाने को तैयार है, कोई भी कीमत देने को तैयार है। इतना कीमती पानी गंगा के पास है। गंगा के पास इतनी रेत है, इतनी बालू है, इतना पत्थर है, इतनी जगह है, जमीन है, इतनी वनस्पतियां हैं, इतने जल जंतु हैं, क्या क्या नहीं है गंगा के पास। उसके पीछे एक सभ्यता, एक संस्कृति है। इतना सब कुछ जिसके पास हो, जब वो बीमार पड़े तो उसके बेटे पड़ोसी के घर से जाएं कि जरा उधार दे दो, मां के दवा करानी है हमको, ये कितने शर्म की बात है। इसलिए हम तो यही कहते हैं कि गंगा के लिए अगर काम करना है तो गंगा को व्यक्ति मानना होगा और गंगा के पक्ष से कुछ लोगों को खड़ा होना होगा। आज देखिए, चाहे वो चतुर्वेदी कमेटी बनी हो, अभी सवेरे आहलुवालिया जी आए थे, उन्होंने बताया हमको पूछने पर, उस कमेटी में सब पक्ष हैं, माने ऊर्जा का पक्ष है, जल का पक्ष है, वन का पक्ष है, पर्यावरण का पक्ष है, सब पक्ष हैं, सब अपनी अपनी रक्षा करेंगे। लेकिन गंगा का पक्ष कि मैं क्या करूं, उसका कोई पक्ष नहीं है। गंगा की तरफ से कौन खड़ा है उसमें? तो गंगा के पक्ष को कभी सुना ही नहीं जा रहा है, गंगा को माना ही नहीं जा रहा कि गंगा भी कुछ है। सब अपने अपने फायदे और अपने नुकसान की बात कर रहे हैं। गंगा को पहले स्वीकार तो करो कि हां, गंगा भी एक पक्ष है, कम से कम गंगा बची रहनी चाहिए। और गंगा बची रहनी चाहिए, जब ये इच्छा हो जाएगी तो गंगा बच जाएगी, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जहां तक नालों का सवाल है, नाले तो प्रतिवर्ष बाढ़ जब आती है तो एक बार गंगा का पूरा सफाया हो जाता है, गंदगी निकल जाती है। उसके बाद जब पानी थिर होता है तो वो स्वच्छ ही होता है, अगर उसी समय हम नाला गिरने से रोक दें तो। बांधों से कोई बहुत बड़ी आमदनी नहीं है और ऊर्जा के दूसरे विकल्प हैं, आप क्यों उसके लिए जिद करते हैं? उसको छोड़िए। और तीसरे जो नहरें हैं, उन नहरों के जल से जो सिंचाई हो रही है, वैज्ञानिकों की और आप विद्वानों की ही रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं कि लाखों हेक्टेयर भूमि ऊसर होती चली जा रही है। इतना पानी लग जाता है कि वो सूखता ही नहीं है, और जब तक पानी सूखे ना तो जो भूमि की ऊर्जा है, जो उसकी उर्वरकता है, वो खत्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में लाखों हेक्टेयर भूमि नहरों के अनाप शनाप पानी के सींचने से हो जा रही है। आज जब ड्रिप इरिगेशन आ गया, आज दूसरे साधन आ गए हैं, आप उनको क्यों नहीं बढ़ावा देते हैं? तो आप धीरे धीरे करके 5%, 10% हर साल नहरों के पानी को कम करिए और देखिए आप कि धीरे धीरे गंगा कैसी बहती है। और एक जब बहने लग जाएगी तो दूसरी बहने लग जाएंगी। आप लंबी बात कर लो कि हमको सब आदर्श बना देना है, तो सब तो आदर्श नहीं हो सकता, शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है। तो आप गंगा को मानक मानिए, अब ये राष्ट्र नदी भी है आपकी, और सारे मानक लगाइए। और सबसे बड़ी बात यह है, लोग कह रहे थे कि वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक सोच, हमने कहा कि ये बताइए वैज्ञानिक सोच क्या है। वैज्ञानिक जब भी कोई प्रयोग करता है, मान लो एक फल पर करना है तो उसके कई टुकड़े करेगा, एक टुकड़ा जैसे का तैसा छोड़ देगा कंट्रोल के रूप में, और बाकी पर प्रयोग करेगा, और बाद में मूल से तुलना करेगा कि इस प्रयोग से इसमें कितना परिवर्तन आया। यही तो वैज्ञानिक सोच है। तो आज जब हमारी स्थिति यह है कि हम गंगा को बचाना चाहते हैं और दूसरी नदियों को भी बचाना चाहते हैं, तो हमको एक नदी तो नैसर्गिक स्वरूप से बहती हुई छोड़नी ही पड़ेगी, ताकि हम कल को तुलना कर सकें कि नैसर्गिक छोड़ा तो जल और उसका प्रवाह और दूसरी स्थितियां ऐसी रहीं, और नहीं नैसर्गिक छोड़ा तो यह बदलाव आए। इसका अध्ययन कैसे होगा बिना कंट्रोल के? तो क्या कंट्रोल के रूप में एक नदी को नहीं छोड़ा जा सकता इस देश में जिसमें 15,000 से अधिक नदियां हैं? दूसरी बात, हम लोग म्यूजियम पर कितना खर्च करते हैं, लाखों रुपया, लाखों तो मतलब अब एक शब्द है, शायद कई अरब रुपया होगा।
इतने म्यूजियम बने हैं, प्राइम लोकेशन में बने हैं, एयर कंडीशन कमरे हैं, उसमें हॉल हैं, जाने कितने कर्मचारी रखे जाते हैं, किस लिए? कहीं से मृदभांड निकला है, कहीं से कुल्हाड़ी का टुकड़ा निकला है, ये अमुक शताब्दी का है, अमुक शताब्दी का है, वो टूटा फूटा उसको रखा गया है। क्यों रखा गया? क्यों पर सरकार इतना पैसा खर्च करती है? कहते हैं इसलिए खर्च करती है कि आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास से रूबरू हो सकें, जान सकें। बड़ी अच्छी बात है। अगर पीढ़ियों को दिखाने सिखाने के लिए आप इतना खर्च करते हैं तो आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। लेकिन फिर वहीं आप यह भी तो सोचिए कि आने वाली पीढ़ियां एक नदी को उद्गम से लेकर अपने गंतव्य तक जैसे का तैसा अपने वास्तविक स्वरूप में बहता हुआ भी तो देखना चाहेंगी। कहां कौन सी नदी के पास ले जा करके उनको खड़ा करोगे कि ये हमारी नदी है, देखो बेटा ऐसे बहती है। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर हमको विचार करना है। लेकिन पहली बात, जैसा कि पूछा गया कि एक बात में बताइए कि कैसे हो सकता है, तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि पहली बात यही है कि कोई, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई एक खड़ा हो और कहे कि हां हम गंगा की रक्षा करेंगे, होनी ही चाहिए। तो वहां से वो शुरुआत होगी। और सरकार की बात है, कानून तो सरकार को बनाना ही चाहिए। सरकार ने जब कहा कि ये नेशनल रिवर है तो उसको नेशनल रिवर की परिभाषा बतानी चाहिए। 1.25 अरब लोगों के साथ छल नहीं किया जा सकता, ये सरकार कर रही है। उन्होंने छल किया है, उन्होंने कहा कि ये नेशनल रिवर है, लेकिन आज तक लगभग 5 वर्ष होने जा रहे हैं, आज तक उन्होंने उसकी परिभाषा नहीं बताई कि नेशनल रिवर मीन्स व्हाट, क्या मतलब है नेशनल रिवर का। कम से कम उनका दायित्व था कि वो जनता के सामने ये बात रखते कि हमारे नेशनल रिवर शब्द का मतलब ये है, लेकिन आज तक वो नहीं रख पाए हैं। तो पहला काम है कि वो इस शब्द को परिभाषित करें, और परिभाषित करने का मतलब है कि गंगा का एक प्रोटोकॉल अपने आप प्राप्त होगा। देखिए, जब हमारे देश का नेशनल सिटीजन राष्ट्रपति जब चलता है तो उसका सम्मान है, इस देश में सर्वोच्च सम्मान है। इस बात को प्रदर्शित करने के लिए जितने बैरियर हैं सब खोल दिए जाते हैं। वायरलेस हो जाता है कि खबरदार कोई बीच में आया, राष्ट्रपति की सवारी निकल रही है, होता है ना। हम लोग अपने व्यवहार में भी जो हमसे बड़ा कोई दिख जाता है तो रास्ते में खड़े हो जाते हैं, उसको रास्ता देते हैं, इसी से सम्मान प्रदर्शित करते हैं। तो गंगा के प्रति अगर देश का सम्मान है तो वो प्रदर्शित होना चाहिए, और प्रदर्शित होने का तरीका यही है कि गंगा चले तो गंगा के रास्ते को रोका ना जाए। यही सबसे बड़ा तरीका है कि हम गंगा का सम्मान करते हैं कि जब वो चलती है तो उसके रास्ते को रोकते नहीं है। यहां रोका ही नहीं जा रहा है, यहां तो इतनी मोटी दीवार खड़ी कर दी गई है जगह जगह कि गंगा जब आती है तो बेचारी बड़ी प्रसन्नता से चलती है कि चल रही हूं सागर अपने पति से मिलने के लिए, और बीच में उस दीवार से उसका सिर टकराता है। आप कल्पना करो कि आपकी मां, आपकी बहन उत्साह में भर करके चल रही हो और उसके सिर को टकरा दिया जाए किसी दीवार से। आप कल्पना करो कि इतने पर भी जो टकराने वाला है वो न माने और उसकी गर्दन को पकड़ करके अंधेरी सुरंग में, जहां पर थोड़ा भी ऑक्सीजन नहीं है, जहां दम घुट जाता है, वैसी सुरंग में डाल दे कई किलोमीटर के लिए। क्या दशा है ये गंगा की? क्या हम उसको नेशनल रिवर कहते हैं? क्या हम उसका सम्मान करते हैं? और कैसे उसकी रक्षा हो जाएगी? उसकी रक्षा नहीं हो सकती। उसकी रक्षा तब होगी जब उसका सम्मान होगा। विलंब हो रहा है, ठीक है? तो यही तरीका है कि जब समय हो जाए तो कोई सामने बैठ के कुछ घड़ी वगैरह देखने लगे तो ठीक है। हम लोगों ने इतनी बात की, इतना भी काफी है। और बात बहुत हो जाए उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ बात का तात्पर्य हो जाए उसमें तात्पर्य है। अगर ये प्रयास IITs का इस दिशा में आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से हम सबको प्रसन्नता होगी। ये यहाँ पर चली हमारे भाई राजेंद्र सिंह, वाटरमैन ऑफ इंडिया, इन्होंने ये कहा कि IITs ने एक नदी को नहीं जलाया। देखिए, कड़वी लगेगी लेकिन बात तो सही है। अब इनको कहने का अधिकार है क्योंकि इन्होंने कुछ नदियों को जला दिया है, लेकिन इस बात में जो वजन है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आज IITs खड़ी हैं कि हम गंगा की रक्षा करेंगे और उसके लिए प्रयास कर रही हैं और उसी में हम शामिल हैं। कम से कम